शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन यानी प्लेटानिस्टा गैंगेटिका भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक प्रजाति है। डॉल्फिन एक संकेतक जीव है जिसकी उपस्थिति एक स्वस्थ नदी इकोसिस्टम को इंगित करती है। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्नाफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। इस प्रजाति को IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 2. इसके पहले अध्यक्ष रतन एन टाटा थे। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI ने अपनी रजत जयंती मनाई। QCI सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग के 3 प्रमुख उद्योग संघों यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। रतन एन टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। अपनी स्थापना के बाद से इसने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, यह भारत के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाले विभिन्न राज्यों में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस है। यह जल प्रधान फसल है। इसका नाम क्या है? कपास, गन्ना, ग्राउंडनट या फिर सरसों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गन्ना। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश के रूप में उभरा है। 2021-22 के दौरान 5000 लाख मीट्रिक टन यानी LMT से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिससे चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है। मोटे तौर पर भारत में गन्ने की खेती के 2 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। गन्ने की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसके अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गन्ना। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम यानी OBPAS किस मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में सरकार ने ई-छावनी पोर्टल के तहत 5 और छावनी बोर्डों आगरा, रानीखेत, बबीना, जम्मू और कन्नानौर में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम यानी OBPAS के विस्तार को मंजूरी दे दी। इससे इन छावनियों में भवन योजना की प्रक्रिया में गति, सटीकता, निरंतरता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए OBPAS ने छावनी बोर्डों में आवेदन पत्र और प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। निवासियों को केवल 4 दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जबकि पहले 10 दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती थी। सिविल क्षेत्र के बाहर पुरानी अनुदान संपत्ति के मामले को छोड़कर भवन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया में पूर्व क्षेत्र निरीक्षण के
अनिवार्य प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ई छावनी रक्षा मंत्रालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस तरीके से एक सामान्य वेब पोर्टल के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NAFED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। 2. इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। 3. यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NAFED के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। यह किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए कथन 3 सही है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुपर ऐप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भुगतान और वित्तीय लेन देन सहित कई सेवाएं प्रदान करने वाला एक ऐप, विभिन्न ई-कॉमर्स ऐप्स के लिए एक कॉमन ऐप, मेटा के स्वामित्व वाले ऐप्स को दिया जाने वाला एक सामान्य नाम या फिर ट्विटर का एक वैकल्पिक ऐप? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भुगतान और वित्तीय लेन देन सहित कई सेवाएं प्रदान करने वाला एक ऐप। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क चीन के WeChat की तर्ज पर एक सुपर ऐप विकसित करने की योजना बना रहे हैं। सुपर ऐप किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। सुपर ऐप की तुलना एक शॉपिंग मॉल से की जा सकती है, जहां कई प्रकार के उत्पाद और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। यह ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर भुगतान और ई-कॉमर्स शॉपिंग जैसी सेवा प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भुगतान और वित्तीय लेन देन सहित कई सेवाएं प्रदान करने वाला एक ऐप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फिर वेनेजुएला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने का निर्णय लिया है। ओपेक एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। इसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 1960 के बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमतों का निर्धारण और तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्तमान में इस संगठन में कुल 13 सदस्य देश शामिल हैं। रूस सहित अन्य 11 प्रमुख तेल उत्पादक देशों के जुड़ने से इस समूह को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द अमेशिया किससे संबंधित है? जीनोम संपादन, सुपर कॉन्टिनेंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कॉन्टिनेंट। वैज्ञानिकों का तर्क है कि दुनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रही है, जिसमें उत्तरी अमेरिका एशिया से टकरा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा सभी महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कालांतर में यह आपस में जुड़ जाएंगे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को अमेशिया कहा जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। हर साल प्रशांत प्लेट का कुछ सेंटीमीटर हिस्सा यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे खिसक जाता है,
जिससे उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कॉन्टिनेंट। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर सतत विकास समाधान नेटवर्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट है जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी रिपोर्ट 2022 लोगों को प्रभावित करने वाले वैश्विक संकटों के प्रभावों की जांच करती है। यह प्रत्येक लक्ष्य के लिए चयनित संकेतकों के गहन विश्लेषण के साथ 17 लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक और क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA द्वारा तैयार की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। अंतिम प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में कुंधेई क्या है? गोवा का लोक नृत्य, तेलंगाना का लोक संगीत, मंदिर वास्तुकला या फिर ओडिशा की स्ट्रिंग कठपुतली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा की स्ट्रिंग कठपुतली। ओडिशा की स्ट्रिंग कठपुतलियों को कुंधेई के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह कठपुतली हल्की लकड़ी से बनी होती है जिसके पैर नहीं होते हैं, हालांकि इनमें अधिक जोड़ होते हैं जिससे ये ज्यादा लचीली होती हैं। कुंधेई कठपुतली की वेशभूषा जात्रा पारंपरिक रंगमंच के कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों से मिलती जुलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा की स्ट्रिंग कठपुतली। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल स्पेस मिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिगार्डिंग स्पेस या फिर स्पेस सस्टेनेबल जर्नी सो फार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।